केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वच्छता अभियान मोदी सरकार का सबसे लंबा और सतत अभियान रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में ही लाल किले से स्वच्छता का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने स्कूलों में शौचालय निर्माण को अपनी प्राथमिकता बनाया, जिससे देश भर में स्वच्छ भारत मिशन को नई ऊर्जा मिली। जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अभियान केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि जन आंदोलन बन चुका है, जिसने समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता और व्यवहारिक परिवर्तन लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्वच्छता अभियान वर्तमान सरकार का, मोदी सरकार का सबसे लंबा और सबसे निरंतरता के साथ चलने वाला अभियान है। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद अपने पहले ही स्वतंत्रता दिवस संबोधन में लाल किले से मोदी जी ने आह्वान किया था स्वच्छता का, और प्राथमिकता दी थी कि छात्राओं के स्कूलों पाठशालाओं में शौचालयों का निर्माण किया जाए। देखते ही देखते उनके द्वारा किए गए आह्वान ने एक जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। पहले ही वर्ष में 4 लाख से अधिक शौचालय निर्माणित हुए और फिर धीरे धीरे ये समाज के स्वभाव का हिस्सा बनता गया। कार्यालयों में भी फाइलों का निवारण करना, डिस्पोजल करना, जिसके परिणाम स्वरूप अनेकों जो ऐसे कॉरिडोर्स थे, जो चौक थे, वरांडे थे, चौक थे, जो कमरे थे कचरे से ऑक्यूपाइड थे, उनको खाली करके वहां पर ग्रीन एरियाज बनाए गए और बहुत सारे विकल्प उसके लिए ढूंढे गए। तो इसके अतिरिक्त पिछले 5 वर्ष से 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक 2021 से लेकर ये 5वां है, एक डेडिकेटेड 1 महीने का स्पेशल स्वच्छता कैंपेन रखा जाता है और ये उसका 5वां वर्ष है। इसमें हमने धीरे धीरे पिछले अनुभव से अगले स्तर पर जाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अब हम ई वेस्ट की तरफ चल पड़े हैं और पिछले 4 वर्षों में इस स्क्रैप का मार्केट में, आम मार्केट में फरोख्त करने के नतीजे के तौर पर लगभग 3300 करोड़ रुपया हासिल करके सरकारी खजाने में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त 7 लाख स्क्वायर मीटर से अधिक स्पेस वकेट की गई और उसका किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वर्ष 2014 से 2019 के बीच सूचना का अधिकार अधिनियम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जुलाई 2019 में किए गए संशोधनों ने इसकी मूल भावना को कमजोर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन संशोधनों का उद्देश्य कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सीमित करना और केंद्रीय सूचना आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों को कम करना था। जयराम रमेश ने कहा कि इन बदलावों से पारदर्शिता पर आघात हुआ है और जवाबदेही की भावना कमजोर हुई है, जो लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चिंता का विषय है। 2014 और 2019 के बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई इस अधिनियम से। अधिनियम लागू होता रहा, पर 2019 जुलाई के महीने में पहली बार महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए इस अधिनियम में। इन संशोधनों का मकसद था कि जो अधिकार दिए गए हैं कानून द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, और जो अधिनियम बनाया गया उसको और कमजोर करें। थोड़ा पहले मैं आपको इतिहास बता दूं कि जब ये मसौदा तैयार किया गया था इस अधिनियम का, एक जमाना भी हुआ करता था हमारे संसद में जब मसौदे या बिल, विधेयक स्थायी समिति को भेजा जाते थे, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। आजकल वो जमाना गया, पर ये राइट टू इंफॉर्मेशन बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी और आपको आश्चर्य होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सारे संशोधन जो स्थायी समिति के सिफारिशें थी वो मान ली। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर दिए बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम का यह बयान कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक गलती और सिख समुदाय पर किए गए अत्याचारों को उजागर करता है। सिरसा ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सिख भावना पर गहरा घाव था, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को स्वीकार करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ये बयान उस दर्दनाक अध्याय की याद दिलाता है जिसने सिख समाज के विश्वास को गहराई से आहत किया था। पी चिदम्बरम का ये कहना कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत तरीका था, ये उनकी इस ऐतिहासिक कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। लेकिन ये कहना कि इसमें इंदिरा गांधी अकेली जिम्मेवार नहीं थी, ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए जो कि मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेवार थी, और ये उनका कॉन्शियस फैसला था। ये सिखों के प्रति नफरत थी उनके मन के अंदर, जिसके चलते श्री दरबार साहब के ऊपर टैंक और तोपों से हमला करवाया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूपों की बेदबियां हुई, सैकड़ों गुरुद्वारे ढेर ढेर कर दिए गए और तोप टैंकों से अकाल तख्त साहब को खा दिया गया। ये पाप जिस पार्टी ने किया है, आज वो पार्टी जरूर ये मान रही कि गलत तरीका था, लेकिन पी चिदम्बरम जी तरीके के साथ साथ जिन लोगों ने किया था वो कभी भी उसको किसी कौम माफ नहीं करेगी। और इस पाप के लिए जो आपने धर्म के ऊपर हमला किया है, देश और दुनिया के लोग आपको कतई माफ नहीं करेंगे। इसलिए इंदिरा गांधी को कतई दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि एनसीआरबी के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि दलितों पर अत्याचार के मामलों में भाजपा शासन के दौरान बड़ी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वाल्मीकि समुदाय के एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई, जो राज्य में दलितों पर हो रहे अन्याय की गंभीर तस्वीर पेश करती है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय लगातार हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रहा है, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने में असफल रही है। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, उन आंकड़ों में ये जानकारी मिलती है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय और ऐसी घटनाएं लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ी हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि वाल्मीकि समाज के एक बेटे को किस तरीके से पीट करके उसकी जान ले ली गई, और आज जो आप जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह प्रदेश भर की जो जानकारियां मिलती हैं उसमें बड़े पैमाने पर दलित समाज और खासकर पीडीएस समाज के साथ अन्याय हो रहा है। और जो ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनकी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, सच्चाई तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका जीरो हो चुका है। और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के, उनसे ये पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों को झूठे मुकदमे लगाना, उन पर झूठी कार्रवाई करना, मन मर्जी केस लगवा देकर दबाव बनाना। जब ये काम पुलिस से भारतीय जनता पार्टी लेगी तो कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रहेगा। इसी का परिणाम यह है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं असुरक्षित हैं। ये आंकड़े एनसीआरबी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, वही जनता के बीच में आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने केवल एक पार्टी का प्रदर्शन किया है और राजनीति में किसी व्यक्ति का नाम लेना सही रणनीति नहीं है। राउत ने कहा कि चुनावी राजनीति में व्यापक दृष्टिकोण और कई कारकों का विश्लेषण जरूरी होता है कि किसी एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना। उन्होंने जोर दिया कि सफल राजनीतिक रणनीति वही है जिसमें जनभावनाओं, मुद्दों और विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को शामिल किया जाए, सिर्फ व्यक्तिगत नामों से परिणाम तय नहीं होता। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक पार्टी निकाली, वो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर जो राजनीति करते हैं ना, वो राज्य की राजनीति नहीं। तेजस्वी यादव अनडिस्प्यूटेड लीडर है बिहार के, राहुल गांधी अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के। प्रशांत किशोर को अभी अपनी जो ताकत है, वो दिखाने है बिहार में। उनकी पार्टी नई है, उनकी दौलत नई है, लेकिन बात बहुत बड़ी करती है। जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे तब उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता दल अपनी नीतियों और मूल्यों के लिए जानी जाती है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्षों में प्रभावी शासन देकर बिहार में विकास को नई दिशा दी है, जिसके चलते पार्टी का जनाधार आज सबसे बड़ा है। राजीव रंजन ने दावा किया कि जनता का समर्थन नीतीश कुमार के साथ मजबूती से बना हुआ है। तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान केवल उनकी मानसिक उलझन को दर्शाते हैं और इन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अब भविष्य वक्ता अगर हो गए तो मुझे लगता है खाली समय काफी मिलेगा इस चुनाव के बाद, और तब मुझे लगता है फिर हर राजनेता जिसको बेरोजगार होने की आशंकाएं दिखती हैं वो वैकल्पिक क्षेत्र ढूंढता है। तो उन्होंने ढूंढा होगा कि वो इस तरीके से आगे का रास्ता तय करें। लेकिन मुझे लगता है जनता दल यूनाइटेड जिन मूल्यों के लिए जाना जाता है, जिस तरह से गठबंधन राजनीति को बखूबी बिहार में नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों तक चलाया, पार्टी फलती फूलती रही और अब तो पार्टी का जो आधार है वो राज्य में सबसे बड़े दल के तौर पर हमारा उभार हुआ है। हमारे कार्यकर्ता सर्वाधिक हैं और जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के साथ है। इसलिए ऐसे भ्रामक खबरों पर हमें हंसी ही आती है और ये कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन है तेजस्वी जी का। ऐसी बातें कहने से उन्हें बचना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन में किसी तरह का गतिरोध नहीं है। उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और उसका तंत्र भ्रम पैदा करने में जुटा है। राजपूत ने कहा कि महागठबंधन के दल एकजुट और आपसी समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव आज दिल्ली आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव भी यहां मौजूद हैं। शाम तक पार्टियों के बीच बैठक होगी, जिसके बाद सीटों को लेकर अंतिम फैसला और घोषणा की जाएगी। हमारे यहाँ कोई गतिरोध नहीं है। इंडिया गठबंधन, बिहार का महागठबंधन पानी की तरीके से एक है। भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम जो इसमें प्रतिरोध गतिरोध की बात कर रहा है वो झूठा है। आज श्री तेजस्वी यादव जी संभवतः दिल्ली आ रहे हैं, लालू जी भी यहीं हैं, दिल्ली में ही हैं। निश्चित तौर पर हम सब लोग बैठेंगे और आपको आज शाम तक हम उचित निर्णय भी दे देंगे, रिजल्ट भी दे देंगे, कौन कहां लड़ रहा है, कौन सा सिंबल किस सीट पर लड़ रहा है। महागठबंधन 243 की 243 पर लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी 243 पे लड़ रही है, आरजेडी 243 पे लड़ रही है, वीआईपी 243 पे लड़ रही है, लेफ्ट पार्टियां 243 पे लड़ रही हैं। हमारे यहां कोई नहीं। आपको देखना है तो एनडीए में देखिए, कभी चिराग पासवान पटना भाग रहे हैं, कभी दिल्ली भाग रहे हैं, कभी जीतन राम मांझी दिल्ली से असम भाग जा रहे हैं। उनके यहां लगातार गतिरोध चल रहा है, प्रतिरोध चल रहा है, उनकी खबर नहीं आ रही है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। महागठबंधन की सीटों की लिस्ट आपको आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि इस पहल के तहत लगभग 46.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र की सफल पहलों की सराहना की और कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा पोलियो से प्रभावित न हो। मोहन यादव ने बताया कि राज्य में व्यापक जागरूकता और टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि हर जीवन सुरक्षित रहे और पोलियो का पूरी तरह उन्मूलन हो सके। आज पल्स पोलियो के खिलाफ जिस प्रकार से पूरा देश दवाई के माध्यम से युद्ध लड़ रहा है, हमने सबने भी आज प्रदेश के अंदर लगभग 18 जिलों में 39.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के लिए जो दवाई पिलाने का अभियान चलाया गया है, जिसके माध्यम से 64,000 से ज़्यादा वैक्सीनेटर घर घर जा कर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। मेरी अपनी ओर से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग को बधाई, जो सफलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 दशक से ज़्यादा समय से हम बहुत सफलता के साथ इसमें आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी बच्चे को जीवन में बीमारी नहीं आए, हम सबका प्रयास है। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनका बच्चा इस बीमारी से ग्रसित हो। जो पल्स पोलियो के, खासकर पोलियो की जिनको कठिनाई होती है, उनका जीवन वास्तव में बहुत तकलीफ का रहता है। लेकिन हम प्रयास करें कि बचपन से ही इस दवाई का उपयोग करते उनका जीवन सुरक्षित करें। मेरी अपनी ओर से पल्स पोलियो दिवस के खिलाफ सभी मित्रों को बधाई। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर पलायन को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी सच में पलायन रोकना चाहते हैं तो पहले राजनीतिक पलायन के उदाहरण पेश करें। उन्होंने याद दिलाया कि लालू प्रसाद यादव ने हरियाणा से संजय यादव को लाकर राज्यसभा भेजा था, जबकि बिहार के यादव समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं था।
नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी दिल्ली और अन्य जगहों पर जमा संपत्तियां बेचकर बिहार में निवेश करे। उन्होंने कहा कि बिहार की 94.5% आबादी गांवों और कस्बों में रहती है। पलायन रोक दिया जाएगा तो पलायन के लिए तो राजनीतिक पलायन पर पहले उदाहरण पेश करिए। हरियाणा से लाकर के संजय यादव जी को अपने राज्यसभा बना दिया, तो बिहार में कोई यादव समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं था, तो पहले रिजाइन कराइए। और जो संपत्ति आपने बनाया है दिल्ली में, फ्रेंड्स कॉलोनी में है, फार्म हाउस है और कहाँ कहाँ है, उस सब को बेच करके अब बिहार में संपत्ति खरीदिए। तो ये आर्थिक पलायन वहाँ क्यों कराया? और पलायन किसको कह रहे हैं? 94.5% लोग, जाति सर्वे का रिपोर्ट कहता है कि बिहार के गांव और शहर में रहते हैं। तो क्या पढ़ने के लिए हैदराबाद नहीं जाएगा? क्या जेएनयू पढ़ने के लिए नहीं जाएगा? डीयू नहीं जाएगा? और देश के किस राज्य में इतना नहीं है? पलायन पर मैं खुले बहस की चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव को। क्या जो लोग पलायन पर प्रवचन कर रहे हैं, समय और तिथि तय करिए, जाति सर्वे का रिपोर्ट लेकर के आइए, क्योंकि सर्वदलीय सहमति से हुआ है, पूरा डिटेल पिक्चर उसमें है। और राजनीति में पलायन करने का आप गुनाहगार हैं। लेकिन बिहार की जनता, खास करके अति पिछड़ा और दलितों का आंकड़ा निकाल करके पढ़ लीजिए तेजस्वी यादव, पढ़ने लिखने सरोकार रखिए। कितने कम लोग हैं बिहार के बाहर, इसका मतलब बिहार में आम आवाम सुरक्षित है। चाहे केरला हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों के लोग उससे ज्यादा बाहर के राज्यों में काम कर रहे हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।